जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है हिमांशु भट्ट जी, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। अंबर जी नमस्कार, जय हिंद। दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। प्रणाम। हिमांशु जी, जब से सरकार ने जिमखाना क्लब को खाली करने का नोटिस दिया है सरकारी जमीन पर, एकदम दिल्ली के दिल में, एकदम ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर 27 एकड़ से भी ज्यादा की लैंड पे बना हुआ है, तब से खान मार्केट गैंग में जो है ना, वो एक मेल्टडाउन शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है कि अब अगला नंबर पूरे सिस्टम का, ये तो बस शुरुआत, और एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है पूरे इकोसिस्टम को। कैसे आप देख रहे हैं इस मेल्टडाउन? अंबर जी, अपने ही लोगों की खोदना कभी कभी अच्छा नहीं लगता, मगर जब करना पड़ता है तो कहना भी पड़ता है। अभी देखिए, प्रधानमंत्री आवास के बाजू में 27 एकड़ की जमीन 113 सालों से 1000 रुपए के रेंट के ऊपर आपने लेके रखी, और वहां पर पूरी एंटी नेशनल सिस्टम, एंटी एस्टैब्लिशमेंट सिस्टम को पाला पोसा गया। अभी तक तो चलता आया, अभी तक तो ये भी चलता आया कि बड़े बड़े पत्रकारों के घर में केंद्रीय प्रधानमंडल का तय किया जाता था। इट यूज्ड टू बी डिसाइडेड इन अ बिगर जर्नलिस्ट हाउस। ऐसा भी वक्त हमने देखा है कि जब इंडियन आर्मी को कहा जाता था कि आप अपना चॉपर दीजिए, मुझे वॉर कवरेज करने जाना है, वो भी हो चुका है। अभी ऐसी स्थिति के अंदर जब हम बात करते हैं ना, तो मुझे ये बात शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं। आज से 5 साल पर अपने सत्ता के पहले 5 साल का वक्त ही हुआ था शायद, और नरेंद्र भाई ने बताया था एक चीज कि भैया हम तो दिल्ली में नए हैं, दिल्ली को जानने पहचानने में ही 5 साल लग गए। ये लुटियंस फुटियंस क्या है हमें तो कुछ पता नहीं, और जब से हम जानने लगे तो फिर समझने भी लगे। अभी देखिए, बहुत बड़ी बात कर दी थी उन्होंने, लोगों ने नजरअंदाज किया था, लोगों ने सोचा कि ये सब क्या होना है, जो होता है चलता है। ऐसी स्थिति में जब 10 साल के बाद, 11 साल के बाद जब ये एक्शन आता है ना, तब मेल्टडाउन बहुत बड़ा होता है। क्योंकि यही चट्टे बट्टे हैं ना, कि जिनको अपनी फीस नहीं भरनी मगर 1-1 करोड़ रुपए फी लेनी है एक मुकदमा लड़ने के लिए, ऐसे भी लोग हैं इसके अंदर। रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा के तीस्ता सेतलवार जैसी को बेल भी दिलाया जाता है। ये भी हो चुका है हमारे यहाँ। ये जो खान मार्केट गैंग आप कहते हैं ना, लुटियंस दली, ये कोई खाली पत्रकारों का गिरोह नहीं है, ये एक मिला जुला एक पूरा इकोसिस्टम है कि जो हर एक सरकार को पकड़ के रखता है, फिर वो सरकार किसी की भी हो। अभी जो सरकार में ताकत है वो इकोसिस्टम को तोड़ेगा। अभी मनमोहन बाबा ने तो कुछ नहीं किया, डॉक्टर साहब ने तो, उन्होंने तो बोलना ही उचित नहीं समझा। चलो, कभी कभी कोई आदमी बोलता नहीं है तो करके तो दिखाता है, मगर वो तो करते भी नहीं थे। आप राजदीप सरदेसाई का नाम ले लो, उनकी पत्नी का नाम ले लो, उनके साथ में एक वक्त में एक एनडीटीवी करके चला करता था। ये आज के एनडीटीवी की हम बात नहीं कर रहे अंबर जी, वो एनडीटीवी की बात करते हैं कि विच इज कॉल्ड अ पायोनियर, जिसको वो पायोनियर कहते थे भारत के अंदर टेलीविजन इंडस्ट्री का। किसका फाइनेंस किया हुआ था, किसका था? देखिए, ये सब बातें मैं आज उखेड़ रहा हूं। क्यों उखेड़ रहा हूं? बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव पब्लिक, लोगों को मुझे ये बताना है कि कौन सी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम से हमें पाना पड़ा है। ये वो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम थी। 50-50 पत्रकार जब हमारे प्रधानमंत्री एक समय में विदेश जाते थे तो उनके हवाई जहाज के अंदर विराजमान हो जाते थे। बड़ा हवाई जहाज है,
तो वो हम 50 को ले जा रहे हैं, यही बहाना दिया जाता था। और हर जगह प्रधानमंत्री को मिलती है ऐसी 5 स्टार ट्रीटमेंट चाहिए थी उनको। माफ कीजिएगा, हमारी ही जमात के हैं, आपकी और मेरी जमात के काफी लोग, मगर ये बातें तो हकीकत है जो दर्शानी पड़ेगी। काफी लोग दिन देख के अपना कलर बदल लेते हैं, बिल्कुल ऐसे भी लोग हैं। मगर ये जो एक वाकया हुआ है ना, और खराब नसीब से ये दिल्ली जिमखाना की जमीन प्रधानमंत्री के घर के बाजू में थी, और प्रधानमंत्री के घर के बाजू में मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाती है। बिल्कुल प्रधानमंत्री के ऊपर कितने कितने लोग नजर टिका के बैठे हैं उनको खत्म करने के लिए। ऐसे में अगर सरकार ने वो जमीन ले ली उनकी सुरक्षा के कर्मचारियों के लिए, उनकी सुरक्षा की एजेंसियों ने जो बताया होगा कि भाई ये जगह खुलनी चाहिए, यहां पर कोई इंसान नहीं चाहिए, वी विल गार्ड दिस प्लेस, तो इसमें क्या बुरी बात है? आप राष्ट्र हित में वो दे नहीं सकते थे क्या? इतना ज्यादा मेल्टडाउन करने की जरूरत क्या है? मगर ये मेल्टडाउन क्यों हो रहा है पता है? मेल्टडाउन इसके लिए हो रहा है कि उनकी इकोसिस्टम एक के बाद एक खत्म हो रही है, और उनकी खत्म होने की शुरुआत अंबर जी, हाँ जी बताइए बताइए। मैं वो ये इनकी बात हाँ बोलिए। मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि जो आप पूरे कह रहे हैं ना कि इकोसिस्टम को पूरी तरह से क्रैश करने की जो शुरुआत है, तो कहीं ना कहीं जो एक वोट बैंक जो उन्होंने बनाया था, इलीगल जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे या घुसपैठिया के जो भी हैं उनको ला करके वो, और अभी होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बात करते हैं तो उन्होंने पूरा इस पे बड़ा सख्त एक्शन भी लिया। उन्होंने कहा कि भाई जो बॉर्डर के आसपास जो 15 किलोमीटर के अंदर इलीगल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको उन पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। जो आधार है, फेक अकाउंट्स है, उस पूरे इस नेटवर्क को वो किया जा रहा है। साथ साथ जो ईडी में जो अपॉइंटमेंट्स हैं ऑफिसर्स उन सबकी वो डबल से भी ज्यादा कर दी गई। तो पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरे सिस्टम को हवाला नेटवर्क और ये वो पूरा नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से क्रैश करने की तैयारी कर चुकी है सर। नहीं, ये सरकार कर चुकी है, उसकी वजह है जी, क्योंकि देखो अमित भाई ने संसद के अंदर बैठ के ही बोला था खड़े होके कि हमने नक्सलिज्म तो खत्म कर दिया, अब बारी है अर्बन नक्सल्स की। अभी देखिए उन्होंने बहुत सही चीज बताई थी, बारी है अब अर्बन नक्सल्स की। और ये अर्बन नक्सल कौन है? लेफ्टिस्ट लिबरल जिहादी तंजीमें, यही उनके चट्टे बट्टे हैं। सरकार किसकी भी हो, मैंने बताया ना कि ये लेफ्ट लिबरल वालों के लिए सरकार किसकी भी हो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समझते हैं कि सिस्टम आज भी हमारा है और वो सिस्टम के तहत कुछ भी कर लेते हैं। इसी वजह से तो आपने देखा होगा कि ये तो अभी पिछले 10 सालों में ये बातें सुनने में नहीं आ रही कि अगर कोई प्रधान चुनाव हार गया तो वो 1 महीने के अंदर उनको दिया अलॉट किया हुआ फ्लैट या बंगला खाली करके चला जाता है। पहले कितनों ने किया? आज आप देखिए वो टाइप 8 का बंगला मिलता है उनको प्रधानों को। अभी टाइप 8 मतलब 1 या 2 एकड़ की पूरी जमीन, उस पे 4 से 6 हजार स्क्वायर फीट का बांधकाम, उनके सर्वेंट्स के लिए क्वार्टर, मॉल ग्राउंड्स से लेके ये जो बड़ी विशाल जगह है, उतनी विशाल जगह देखने के बाद जब प्रधानमंत्री बने पहली बार 2014 में, तो मुझे याद है मैं कहीं पर राष्ट्रीय चैनल के ऊपर कहीं डिबेट में बैठा था और मुझसे सवाल ये पूछा गया तो मैंने बहुत स्पष्ट बताया था कि नरेंद्र भाई की ये आदत नहीं है इतने बड़े बंगले में रहने की। और 2 दिन के अंदर आपने देखा होगा 20 कमरों के मकान में से 19 कमरों में से सामान निकाल के बाहर भेज दिया गया था। ईच बेड उसको जो जरूरी था वो 1 या 2 कमरे वो यूज करते थे। उसके सामने आप देखिए एक वक्त की हमारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक वक्त की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सर्वे सर्वा साहब, उनका बंगला कितना बड़ा है? क्या उन्होंने खाली किया?
वो प्रधानमंत्री की पत्नी थी, तब तक वहां रहती थी, उसके बाद उन्होंने खाली किया। वो बात जहां आती है ना, देखिए ये सब इकोसिस्टम अब टूटने वाला है। तो ये क्या शुरुआत है। हिमांशु की अगली जो तैयारी है, क्योंकि जैसे हम ईडी में एक्सपेंशन भी देख रहे हैं, ऑफिसर्स की भर्ती हो रही है, तो क्या पॉलिटिकल जो फंडिंग होती है प्लस ये जिन बैंगलोर की आप बात करें मैसिव जैसे कि जिमखाना क्लब, तो अगली जो कार्रवाई होगी क्या वो पॉलिटिकल उस पे होने वाली है, फ्रेटर्निटी पे? पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में सफल भाजपा के नेताओं को भी तैयार रहना पड़ेगा सादगी से जीने के लिए। वो 2-2 एकड़ के बंगलों में नहीं रहेंगे भैया। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा नरेंद्र भाई को, जहां तक मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी को, तो वो कहे कि जो जो जितनी जमीन आपके पास है, 1 या 2 एकड़ का पूरा प्लॉट है, उसमें तो कम से कम 3 प्रधान रह सकते हैं, तो उसका रीडेवलपमेंट शुरू हो जाए तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगी। हाँ, जहां जहां सुरक्षा की बात आती है, जिन जिन के ऊपर जानलेवा जोखिम है, उनके लिए वो सुरक्षा मुहैया करवा जाएगी, वो बात ठीक है। मगर आप जो वो ये लग्जरी वाला देखते हैं ना सब, आजकल हमारे ल्यूटियंस पे जाओ आप, तो आपको ताज्जुब होगा कि ये तो करोड़पति के भी बाप है। माफ कीजिएगा मेरी भाषा को। मैंने तो सब देखा है हिमांशु जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो करोड़पति के भी अरबपति बाप है सब। और ये सब अब नहीं चलने वाला। देखिए, डिसिमिलरिटीज जहां दिखती है वहां दिखती है। मैंने भाजपा के पहले टर्म में चुने हुए ज्यादातर एमपीज को सरकार ने दिए हुए फ्लैट्स में रहते हुए देखा है, जबकि 2008 के पहले टर्म में भी कोई कांग्रेसी एमपी चुन के जाता था तो वो 3 महीने तो अपना बंगला ढूंढने में लगाता था। साहब को ये पसंद नहीं आया, साहब को वो पसंद नहीं आया, और वो साहब लोग आज अपनी वकीलात की 1-1 करोड़ की फी लेते हैं। क्या ऐसे लोगों के पास गवर्नमेंट क्वार्टर भी होना चाहिए? मेरा तो सीधा सवाल यह है। आज मैं एक निवृत्त जर्नलिस्ट हूं, मेरी कोई आय नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं देता, मगर अगर समझ लो 5 साल में एमपी बन गया तो क्या मैंने लिखवा लिया कि मैं सरकारी जमाई जीव तब तक रहूंगा? ये सीधी बात करते हैं ना, तब लोगों को नहीं पसंद आता है। भाजपा में भी काफी लोग 2-4 होंगे जिनको ये सब लग्जरी और सहूलियत पसंद होती है, मगर ज्यादातर आप देखोगे कि ये जो लूटियंस की लुटिया है ना, ये अब लूटने वाली है, और उसकी शुरुआत ये जिमखाना से हुई। ऐसी तो बहुत सी संस्थाएं हैं और बहुत सी जगह है कि जो जगह का अच्छे कामों के लिए दिल्ली के अंदर उपयोग हो सकता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो किसी के पास है उसको आप छीन लो, वो बात नहीं कर रहा मैं मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ अ स्पेसिफाइड प्लेस की बात कर रहा हूं। और आप देखोगे 2029 के चुनाव के पहले ये सब होगा, और जिस तरह से अभी होम मिनिस्ट्री ने चारों तरफ से नकेल कसनी शुरू कर दी है ना, दे स्टार्टेड मार्किंग पीपल, लोगों को धरना शुरू कर दिया है। उनको समझ में भी नहीं आएगा कहां से क्या आके लगा, कि ये जो आपने 15 किलोमीटर वाली बात की इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो काफी स्टेट्स के अंदर बहुत से स्ट्रक्चर बन चुके हैं। वो स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाएगा तो उनका हल क्या होगा? क्योंकि उनकी निगरानी में ही हुआ है ना। पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास आप स्ट्रक्चर कैसे करवाओ? पंजाब जैसे राज्य के अंदर तो माइनिंग किया गया है, बीएसएफ के हेडक्वार्टर तक तो माइनिंग किया हुआ है उन लोगों ने।
ये अलाउ कैसे किया सरकार ने, राज्य सरकार ने? तो ऐसी स्थिति में होम मिनिस्ट्री को कड़े कदम लेने पड़ेंगे और वो लिए जाएंगे, साथ में उनके आर्थिक व्यवहारों को भी देखना पड़ेगा और वो देखा जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ल्यूटियंस में मेल्टडाउन बहुत ज्यादा है, फिर वो राजदीप सरदेसाई का हो, उनकी पत्नीश्री का हो, या फिर कोई बड़े बड़े वकील का हो, किसी का भी। बहुत से पत्रकार ऐसे हैं, नाम तो 15 दिए जा सकते हैं, क्योंकि इन पत्रकारों को झूठ बोलने से परहेज नहीं है। अंबर जी, तकलीफ क्या है? इन पत्रकारों को झूठ बोलने से तकलीफ है। अभी वो समझते हैं कि वो देश के एक भाग में आ गए तो लोगों को पता नहीं चलेगा। आप अहमदाबाद जैसे शहर के अंदर जाके एक दरवाजा के पास में खड़े हो जाके कहोगे कि मैं भारत पाक बॉर्डर पे, मतलब वहां पर उस वक्त पे, वो जमाने में एक जमाना था जहां पर दरियापुर करके एक एरिया था, जिसके पास आप खड़े हो जाके बोलो कि ये भारत पाक बॉर्डर है, मतलब वो एक पूरा डिवीजन था दो कौमों का, वो एरिया था। और मगर ये पत्रकार साहब हमारे वहां नहीं जाते थे, वो जाके दूसरी जगह रायपुर दरवाजा कि जहां पर एकदम कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, वहां जाके खड़े होके ये बातें करते थे। क्या लोगों को पता नहीं चलता? तो झूठ की भी एक, मैं जो बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि झूठ के बलबूते पे एक सीमा तक काम चलता है, उसके बाद आपका काम नहीं चलता। और इसी के तहत ये दिल्ली के अंदर जब जो होने वाला है ना, मुझे दिखता है ये तो एक्चुअली 6 महीने लेट है, ऐसे कहूं तो मैं 10 साल लेट है, आने के दूसरे ही साल होना था ये, मगर वो समझने में उन्होंने वक्त लगाया। कि जैसे नरेंद्र भाई ने कहा ना कि मुझे नहीं पता दिल्ली में क्या कैसे लोग होते हैं, क्या होता है, कौन कहां होता है। आपको याद है नरेंद्र भाई सत्ता पे आए, उसके बाद दिल्ली की सरकारी दफ्तरों के अंदर 10:30 बजे तक किसी को आने की आदत नहीं थी। पहले 6 महीने के बाद वहां 9 बजे लोग हाजिर होने लगे, वहां से फर्क दिखता है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली इंडिपेंडेंस डे स्पीच में किसका नारा दिया था? स्वच्छता झुंबेश। तो लोग हंसते थे विपक्ष वाले कि ये क्या सफाई की बात कर रहा है, ये क्या टॉयलेट की बात कर रहा है। आज टॉयलेट और सफाई बहुत बुनियादी चीजें हो गई, ये विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा। और इसके साथ में आप देखिएगा ये जो विपक्ष की इकोसिस्टम के आर्थिक तार है ना, 2-4 इकोनॉमिक स्ट्रिंग्स, उनको भी बड़ा धक्का पहुंचने वाला है। ये लुटियंस की लुटिया डूबेगी। आपसे क्या जो अगले ऑपरेशन हो सकते हैं, क्या उसमें पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो भी स्कैनर में आने वाली है? पॉलिटिकल फंडिंग तो देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग का ऐसा है, मैं ये मानता हूं बहुत स्पष्ट तरीके से, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री वाला, चलो मान लीजिए कि अंबर जी बड़ी इंडस्ट्री चलाती है, एक इंडस्ट्री चलाती है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप क्या करेंगे? आपको चाहिए 365 दिन बिजली, आपको चाहिए आपकी फैक्ट्री 365 दिन चलती रहे, दैट इज योर प्राइम ऑब्जेक्टिव, बिकॉज यू वांट टू डू बिजनेस, यू वांट टू मैन्युफैक्चर आपको। तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं? वो भी हवा का रुख देखते हैं, जिस ओर बहती है वहां बह जाते, मतलब कि वो मना किसी को नहीं करते। आप जो पॉलिटिकल फंडिंग की बात कर रही है ना, अखबारों में हम देखते हैं, कभी कहते हैं कि भाजपा का पॉलिटिकल फंडिंग इतना हो गया, इतने करोड़ का, कांग्रेस का क्यों नहीं आता? एक जमाने में कांग्रेस का आता था। तो एक्स Amber Zaidi as an industrialist will never stop giving money to opposition. हाँ, वो देने की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। अगर 100 रुपए वो रूलिंग पार्टी वाले को देती है तो ऑपोजिशन को बोलेगी कि तेरी तो खाली 99 सीटें हैं, तुझे मैं 40 ही दूं।
और वो अपोजिशन लेके भी जाएगा। तो देखिए, ये जो पॉलिटिकल फंडिंग बड़ी टेढ़ी चीज है। अभी उसमें पारदर्शिता, भारतीय डेमोक्रेसी के अंदर आने में अभी 2 जनरेशन लगेंगे, क्योंकि हमने पहले ही से पूरी सिस्टम को इतने करप्ट बना दिया कि आजकल वोटर भी एकदम पक्का हो गया है। दीव दमन जैसे प्रदेश के अंदर अंबर जी फील्ड रिपोर्टिंग करते हुए हमने देखा है जी। अभी दीव और दमन की दीव की कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी सी 40,000 80,000 वोटों की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो वहां एक एक वोटर का ख्याल रखा जाता है। तो वो एक एक वोटर के लिए वो वोटर 4 बजे तक 4 में 5 मिनट कम हो तब तक बैठा रहेगा, वोट देने नहीं जाएगा। क्यों? वो पंजे वाला अभी तक नहीं आया। अभी वहां का सरिस्ता था क्या, वोटर को आप अपील करने आओगे कि भाई हमें वोट देना, तो साथ में एक देसी दारू की पुड़िया लाने की, 500 की एक नोट लाने की, और फिर वो लेगा और बोलेगा हाँ हाँ कर दूंगा मैं वोट। वो दोनों पार्टियों से लेता था, हमारी नजर के सामने हुआ ये। उसने भाजपा वाले से भी लिया, कांग्रेस वाले से भी लिया, और फिर दोनों को बोला हाँ अब मैं जाके वोट करूंगा। वोट दिया अपनी मर्जी से। ये पश्चिम बंगाल में भी जो करोड़ों रुपए जो बहाए ना विपक्ष ने, ममता दी और उसकी पार्टी ने। एक बात पूछना चाह रही थी आपसे, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि ईडी में हमने देखा है जो मैन पावर का एकदम हम देख रहे हैं कि मैसिव एक्सपेंशन जो हो रहा है, क्या पॉसिबल है कि सरकार के पास कोई बड़ी फाइनेंशियल क्रैकडाउन्स के इनपुट मिल चुके हैं जिसकी वजह से इतनी तैयारी सरकार कर रही है? क्या करे ईडी में मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है ना, मैन पावर हाँ। एक्सपेंशन, तो जो ऑफिसर्स और उनकी संख्या सारा कुछ बढ़ाई जा रही है, तो क्या ऐसा है कि सरकार के पास कोई बड़े फाइनेंशियल क्रैकडाउन्स के इनपुट्स हैं जिसकी वजह से वो तैयारी कर रही है? फाइनेंशियल क्रैकडाउन्स तो होते रहेंगे, देखिए अंबर जी, फाइनेंशियल क्रैकडाउन्स तो होते रहेंगे, मगर आप ईडी का इतिहास देखो। ईडी की जब से स्थापना हुई तब से हैज ईडी बीन प्रॉपरली इक्विप्ड, प्रॉपरली मैन पावर्ड? ईडी वाज ऑलवेज रनिंग शॉर्ट बाय 40%। अब जब पिछले 30 साल से 40% से जा रही है और सरकार एक इसको भरने की कोशिश कर रही है, फिर भी वो पूरा नहीं होगा। ईडी का पूरा स्टाफ पूरा नहीं होगा। मैसिव मैन पावर एक्सटेंशन होगा, यस मैं मानता हूं, मगर उनको सिस्टम में आके काम करते करते, आज देखिए आप हमारे देश की सिस्टम कुछ ऐसी बना दिया आपने, इलेक्शन कमीशन बना दिया। जैसे एग्जांपल दूं मैं, इलेक्शन कमीशन आपने बना दिया, मगर इलेक्शन कमीशन के परमानेंटली एम्प्लॉयज कितने हैं? खाली चुनाव आयोग, चुनाव कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर उससे ज्यादा, और वो ज्यादा करके डिप्यूटी कमिश्नर भी कौन होते हैं? कलेक्टर्स। तो वो टाइम बाउंड तरीके से उनको लिया जाता है ना। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट हो, इंटेलिजेंस में तो फुल टाइम भर्ती होती है, मगर हमारे यहाँ के सिस्टम ने पहले इन सब चीजों में योग्य पर्याप्त भर्तियां करनी योग्य ही नहीं समझी। आप देखिए शॉर्टेज कितनी है, सिस्टम जो है, इसीलिए तो कह पाते ना आज कि भले ही सरकार आपकी हो, सिस्टम हमारी है, क्योंकि एक ही इंसान जो सिस्टम के अंदर बैठा है, कलेक्टर की कचहरी में बैठा है, वो जब आपके चुनाव कंडक्ट करता है तो वो किसको फेथफुल होगा? जिसकी सरकार होगी उसको ना। उसको ट्विस्ट करने में सरकार को वक्त नहीं लगेगा। तो ये फाइनेंशियल क्रैकडाउन का जो आप पूछ रही है कि क्या देश के अंदर बड़े फाइनेंशियल क्रैकडाउन हो सकते हैं? हो सकते हैं, साउथ में काफी कुछ हो सकता है, क्योंकि वहां वो दिखता है, क्योंकि एक इकोसिस्टम पूरा फल फूल के एक इकोसिस्टम ने वहां पर सत्ता परिवर्तन किया है जी। और ऐसा कहा जाता है
क्योंकि वहां रहने वाले लोगों को ज्यादा पता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पैसे प्यार से बहाए गए हैं और पैसे बहाए जाएंगे। तो ऐसे में आपको याद है कि जिस वक्त पे वो डीएमके के एक के बाद एक स्कैंडल निकल रहे थे, तो तमिलनाडु के अंदर कितनी रेड्स हुई थी एक साथ में। बाद में सबका क्या हुआ? कोई टेंजिबल रिजल्ट मिला आपको? जब लिकर स्कैम दिल्ली का पकड़ा गया, चलिए मैं सब जानते हैं इसके लिए इसकी बात करता हूं, दिल्ली का लिकर स्कैम पकड़ा गया, वो कौन सी लॉबी थी? पूरी साउथ की लॉबी थी, तेलंगाना की लॉबी थी। तेलंगाना के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर की बहन बुरी तरह फंसी थी। 100-150 करोड़ की बात हो रही थी और बहुत चलाया। देखिए, अपने देश के अंदर कायदे से किसी को सजा देने की बजाय उसको लोगों के सामने डिफेम कर देना, वो ज्यादा सही समझा जाता है। कि अगर मेरी इज्जत एक बारी चली गई, मैं बेइज्जत हो गया, मगर केजरीवाल जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो समझते हैं कि क्या बेइज्जत हो गया तो भी क्या हुआ, मेरा नाम तो हुआ, 5 साल में वापस आऊंगा मैं। उसका भी इस्तेमाल करके विक्टिम प्ले करके अपने फेवर में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मगर लोग आजकल नहीं देते। देखिए, जेन जी में और हमारे जनरेशन में, शायद हमारे पहले के जनरेशन में वो फर्क है। देखिए, एक सिंथेसिस, एक साइकोलॉजी में आपको बताऊं, ये जो जेन जी है आज का, आपने देखा होगा कई क्लबों में भजन क्लबिंग करता है। बिल्कुल। घर के अंदर अगर उसको नानी या दादी बोलेगी कि चल बेटा घंटी बजा, हम लोग एक भजन गाते हैं, तो वो नहीं करेगा। उसको भजन गाना है वो अपने डीजे के साथ, अपने तरीके से, अपने स्टाइल, अपने तरीके से अपने वो करना है। अभी ये जेन जी को आप स्मार्ट मूर्ख मत समझो जी। वो हमसे भी बहुत स्मार्ट है। उसको एग्जैक्टली ये समझ में आता है। उसने, देखिए, आज का जेनजी मतलब आज के टीनेजर्स की बात करूं मैं तो 13 से 19 साल के जो बच्चे हैं ना, उन्होंने जिंदगी में कभी, ये 11 साल तो मोदी जी की सरकार के हैं, कोई बड़ी वारदात हुई नहीं। एक आप ये पहलगाम को छोड़ दे तो सर, ये मुझे पूछने वाले लोग हैं, सर आप पाकिस्तान क्यों करते हो? आपने कभी सोचा नहीं? हमने तो कुछ नहीं देखा। उनको इतिहास की याद दिलानी पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे हाईलाइट किया, मतलब पाकिस्तान, बल्कि और भी जो हम अगर डोमेस्टिक इशू पे भी बात करते हैं तो लोगों की जानकारी इतिहास को लेकर या उनके जो भी इतिहास है किसी को देखा वो बहुत कम है। तो जो पॉपुलर नैरेटिव है, जो सॉफ्ट चीजें हम सॉफ्ट कुछ देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या अब तक जो हम चाहे हमारे सिलेबस में हम जो भी चीजें देखते हैं लोग उस पे बिलीव करते आए हैं, और वो ये सिस्टमेटिकली इस तरह से ब्रेन शेप अप हुआ है। अब उसको तोड़ा जा रहा है, चीजें करेक्ट की जा रही है, करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स ओवरनाइट तो नहीं होगा, समय लगेगा। और समझ में आ रहा है कि बड़े क्रैकडाउन की तैयारी हो चुकी है और बड़ा कुछ हमें बदलाव काफी। देखिए, एक चीज समझिए, ये जो अभी जो हो रहा है ना, आपने जेन जी की बात की तो ये बात का जिक्र मुझे करना पड़ेगा। आप जेन जी टियर 1 सिटी का ले लीजिए, टियर 2 सिटी का ले लीजिए, या टियर 3 सिटी का और रूरल ले लीजिए, तीनों जेन जी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक ही दिखेगा। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम जो कहते हैं ना कि भले सरकार आपकी हो, सिस्टम हमारी है, जेनजी कहता है कि आप कुछ भी करो, हम जेनजी है। और ये जेनजी जो चीजें वो कंज्यूम कर रहे हैं वो सब कुछ सोशल मीडिया से सबको इक्वल एक्सेस मिल रहा है, इक्वल एक्सेस मिल रहा है। आज वो जेनजी पूछता है, ये विपक्ष राहुल गांधी हर वक्त बूम करते ना, जेनजी बाहर निकलो, ये सरकार के सामने आंदोलन करो, क्यों नहीं करता जेनजी? बिल्कुल, जेनजी क्यों नहीं करता? जेनजी को लेकर लोग बहुत एक परसेप्शन रखते होंगे, जेनजी को कुछ समझ में नहीं आता, वो बहुत लापरवाह है। जेनजी नोज एवरीथिंग।
आजकल। कल्चर से दूर है, ऐसा नहीं है। जेन ज़ी सब कुछ जानता है, समझता है और सारी चीजों को रिविजिट कर रहा है जो शायद आज से पहले की जो जनरेशन है उन्होंने मिस आउट की हैं। और जो एक अब तक ब्रेन शेप अप रहा था, कहीं ना कहीं अब हम कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशन फेज से भारत गुजर रहा है और हम अपनी रूट्स की तरफ वापस जा रहे हैं। और जो आज की जनरेशन है वो उसकी तरफ काफी प्रतिबद्ध नजर आती है। हालांकि बहुत सारे लोग काफी फन भी उड़ाते हैं आज की जनरेशन का। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं। मेरे घर में अभी मेरी बड़ी बेटी के 2 बच्चे आए हुए हैं। एक की उम्र है 12 साल, दूसरी की उम्र है 7 साल। मैं सुन सकती हूँ, हम बच्चों की आवाज आ रही है। अब बच्चों की आवाज आ रही है पीछे। वो बच्चे दिन में नेटफ्लिक्स पे कौन सी फिल्म देखते हैं पता है? एनिमेशन फिल्म। मैं चकरा गया। पहले दिन वो प्रहलाद देख रहे थे, हिरण्यकश्यपु की पूरी कहानी। दूसरे दिन वो कृष्णा अवतार का कुछ भाग देख रहे थे। एंड इट वाज कमिंग इन इंग्लिश, दैट इज द लैंग्वेज विच दे कम्युनिकेट। वो समझ सकते हैं, वो भाषा के अंदर उनको दिखाया जाता है। और हम मानते हैं कि वो लोग हमारी संस्कृति से नहीं जुड़े। नहीं, वो जुड़े हुए हैं, बहुत स्पष्ट तरह जुड़े हुए हैं। उनको पता है एल्डर्स की रिस्पेक्ट कैसे करती। अभी मेरी खुद की बेटी, छोटी बेटी, जब गाड़ी लेके हम साथ में जाते हैं, रास्ते से कॉफी पकड़ते, मेरी आदत है कि मैं कांच खोल के वो कप, खाली कप बाहर फेंक देता हूँ। वो कभी नहीं करती, वो मुझे रोकती है, पापा दे दो मुझे। दैट इज द डिफरेंस। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और इसी वजह से ये जो अमित शाह और नरेंद्र भाई कर रहे हैं ना, अगर 5 साल और चला ना, अगर 5 साल और चला, this will be a very good campaign. Yes, it is going to be a game changer for entire country और उसके असर हमें, प्रभाव हमें पूरे देश पर नजर आ रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारत के लिए, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी, अपनी कल्चर, अपने रूट्स को रिक्लेम करना ये किसी भी देश के लिए, किसी भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।